आपके सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा, अपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 2 मॉड्यूल हैं, यानी 2 ग्रुप बना रखे हैं अपने एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल में। सबसे पहला जो ग्रुप है, यानी मॉड्यूल फर्स्ट आप इसको बोलते हैं। मॉड्यूल फर्स्ट में आपको 4 सब्जेक्ट्स मिलेंगे सर। मॉड्यूल फर्स्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट। चलो एक एक करके नाम बताता हूं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जनरल लॉ। जनरल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, एविडेंस एक्ट, इसके अलावा भी कई नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, जैसे आरटीआई, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट, ये सभी लॉज आप इसमें स्टडी करेंगे। सेकंड जो आपका सिलेबस है वो है कंपनी लॉ। हाँ जी सर, कंपनी लॉ ये भी थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें आप कंपनीज एक्ट 1956 के कुछ प्रोविजंस, उसके अलावा ज्यादातर प्रोविजंस आप कंपनीज एक्ट 2013 के ही फॉलो करेंगे। और थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस यूनिट्स। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस यूनिट्स ये कंपनी लॉ के जैसा ही एक थ्योरी सब्जेक्ट और है। यानी फर्स्ट मॉड्यूल में आपके 3 थ्योरी सब्जेक्ट्स और एक इसमें जो आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो है टैक्स लॉज। और ये ध्यान से देखना, टैक्स लॉ का क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज आता है, यानी ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका पेपर। और ये जो तीनों पेपर हैं थ्योरी के, ये डिस्क्रिप्टिव होंगे सर। हाँ, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो ध्यान रखना, फर्स्ट मॉड्यूल में आपके 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट्स में से पहले 3 सब्जेक्ट्स थ्योरी बेस हैं, यानी लॉ बेस हैं, और एक सब्जेक्ट है आपका टैक्स लॉ जो एमसीक्यू जाएगा। ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल है जो आप लोग अभी आपने जैसे एंट्रेंस एग्जाम पास किया है, जून अटेम्प्ट आपका लगेगा जून 2022, तो उसमें आप फर्स्ट मॉड्यूल के एग्जाम दे सकते हैं। अब आता है कि सर फिर हमारे सेकंड मॉड्यूल में क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो चलिए आपको सेकंड मॉड्यूल के सब्जेक्ट्स का भी आइडिया दे देता हूं। मॉड्यूल सेकंड में फर्स्ट पेपर है कंपनी अकाउंट्स। हाँ सर, कंपनी अकाउंट्स। इसमें शेयर अकाउंटिंग, डिबेंचर्स अकाउंटिंग, और साथ में करीब 30 मार्क्स के आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। ये पेपर भी एमसीक्यूज होगा। हाँ सर, ये पेपर भी एमसीक्यूज होगा। सेकंड आपका पेपर है दैट इज सिक्योरिटीज लॉज। सिक्योरिटीज लॉज, हाँ ये थ्योरी सब्जेक्ट है, लॉ बेस्ड सब्जेक्ट है, तो ये डिस्क्रिप्टिव होगा। थर्ड सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज ये भी थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें आप एफडीआई, ओडीआई, एनबीएफसीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट, ऐसे कई कॉमर्शियल लॉ पढ़ेंगे। और जो लास्ट सब्जेक्ट है आपका सेकंड मॉड्यूल में वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये भी एमसीक्यूज बेस है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला ये एमसीक्यूज बेस है। यानी फर्स्ट मॉड्यूल में एक पेपर एमसीक्यू बेस है और सेकंड मॉड्यूल में 2 पेपर एमसीक्यूज बेस होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे 2 पेपर में। हाँ, ये दोनों डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, ये दोनों थ्योरी के सब्जेक्ट। तो आज आप मॉड्यूल नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और मॉड्यूल फर्स्ट में भी अपन जनरल लॉ को गो थ्रू करेंगे। तो जनरल लॉ मॉड्यूल फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है और इसमें कौन से चैप्टर हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। इस पेपर का पूरा नाम है जूरिस्प्रूडेंस
नहीं नहीं, मुझे पता है ये शब्द आप पहली बार सुन रहे हो। आप बोलोगे सर ये होता क्या है, तो इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन। जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, ये इस सिलेबस का पूरा नाम है सर। इसमें टोटल आप 17 चैप्टर्स गो थ्रू करेंगे। ज्यादा लेंदी सिलेबस नहीं है, सिर्फ 17 चैप्टर्स हैं सर। जिसमें पहला चैप्टर है सोर्स ऑफ लॉ, कि कानून बनता कैसे है, कोई भी लॉ कैसे बनाया जाता है, बहुत बेसिक चैप्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये थोड़ा बहुत आप लोग पहले से जानते हैं, सुना हुआ नाम है, हो सकता है थोड़ा बहुत आपका पढ़ा हुआ भी हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कि लॉ को पढ़ते कैसे हैं, जनरल क्लॉज एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लिमिटेशन एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, और कुछ स्पेशल कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स जो कंपनीज एक्ट में स्टेब्लिश किए हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। 17 चैप्टर्स है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता कि इन चैप्टर्स में से लगभग हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का ही है। इसलिए सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जिनकी ज्यादा वेटेज है, तो वो अपन सिलेक्टिवली मैं आपको सिलेबस जैसे ही साथ साथ चलेगा, कंप्लीट होगा, मैं बताता चलूंगा कि ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा वेटेज का है। बाकी आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और हम आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। तो आपके जनरल लॉ में कितने चैप्टर हैं टोटल? सिर्फ 17 चैप्टर्स। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, सब्जेक्टिव पेपर आएगा, और लगभग 80 to 90% पेपर डायरेक्ट आता है। डिफाइन दिस थिंग, या राइट शॉर्ट नोट, या डिफरेंस बिटवीन, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए ज्यादा टेक्निकल नहीं है। आप जितना क्लास में आपको स्टडी करवाया जाता है, उतना यदि आप साथ साथ रिवीजन कर लेंगे तो इजीली इस पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए जनरल लॉ को ही स्टार्ट करते हैं, और इसी में आपका, और इस फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं सर। फर्स्ट चैप्टर मतलब सोर्स ऑफ लॉ नहीं, एक और छोटा सा चैप्टर है, समझने में बहुत इजी रहता है वो, तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। आपके इस नए चैप्टर का नाम है लिमिटेशन एक्ट। अब आप बोलोगे सर हमने तो ये चैप्टर कभी ना तो नाम सुना हुआ ना कभी पढ़ा हुआ। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूं आपको इस चैप्टर के बारे में। नहीं, कभी भी पहले मैं आपको चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, पहले चैप्टर है किसके बारे में उसका एक एग्जाम्पल के थ्रू गो थ्रू करेंगे। नहीं तो आपको ये लगेगा कि अरे सर थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं तो ये बोरिंग रहेंगे, और लॉ से ज्यादा प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। चलो ध्यान से सुनना, सुनोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि कितना इजी टॉपिक है। एक अनिल नाम का पर्सन है, ध्यान देना बेटा, एक अनिल नाम का कोई पर्सन है, इसने लोन दिया, लोन गिवन। अनिल ने लोन दिया है अपने किसी मिलने वाले को, अपने किसी जानकार को, यानी सुनील को। ठीक है सर, आप कहेंगे यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनील यानी जिसने लोन लिया ये तो बोरोवर है, आप कहेंगे यस सर, और इसने कहा था कि ये रीपेमेंट कब करेगा, तो अपन रीपेमेंट डेट लिख लेते हैं। रीपेमेंट डेट यानी ये जो लोन सुनील ने बोरो किया है ये रीपेमेंट करेगा सुनील, ऐसा इसने वादा किया था लोन एग्रीमेंट में, और रीपेमेंट डेट है 30 नवंबर 2021, यानी 30 नवंबर 2021 को ये लोन रीपे होना था विद इंटरेस्ट।
लेकिन सुनील ने रीपेमेंट नहीं किया। बेटा एक बात बताओ, यदि आपने किसी को लोन दिया हो और जिस भी पर्सन ने लोन लिया है वो रीपे नहीं करे, तो ये बेचारा अनिल क्या करे? अनिल बेचारा हुआ ना, ये क्या कर सकता है? आप कहोगे सर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। बिल्कुल सही सर। यदि किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कोई पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करे, जैसे कि सुनील ने अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं किया, सुनील को रीपेमेंट करना था 30 नवंबर को, लेकिन सुनील ने 30 नवंबर को लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी तो अनिल हुआ, एग्रीव्ड यानी जिसको नुकसान हुआ है, जो विक्टिम है, तो अनिल के पास ये रास्ता है कि अनिल कैन इंस्टीट्यूट ए सूट। देखो केस फाइल करने को बोलते हैं इंस्टीट्यूट्स ए सूट, कि अनिल सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में सुनील के अगेंस्ट में। यानी 30 नवंबर को यदि लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ तो अनिल सूट फाइल कर देगा। लेकिन बेटा एक दिमाग लगाओ आप लोग, एक छोटी सी चीज आप समझिए यहां पर, ये अनिल सूट फाइल कब करेगा? 30 नवंबर के बाद। तो कब तक? विद इन 10 डेज, 20 डेज, विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स? अरे मैं पूछ रहा हूं बेटा आपसे, कितने दिन में अनिल को ये सूट फाइल करना है सुनील के अगेंस्ट में? ऐसा तो है नहीं कि कभी भी 30 साल बाद, 40 साल बाद, 100 साल बाद आकर के बोलो कि जज साहब मैंने इस बंदे को कभी लोन दिया था और इसने मुझे रीपेमेंट नहीं किया। अरे कोई समय सीमा तो होगी कि कोई भी केस है तो इतने दिन में फाइल हो जाना चाहिए, इतने दिन के बाद में यदि आप सूट फाइल करेंगे तो फिर कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करेगा। समय सीमा होनी चाहिए ना। तो कितने टाइम लिमिट में आपको सूट फाइल कर देना है, बस यही इस एक्ट में लिखा हुआ है। बेटा इस एक्ट के लास्ट में एक शेड्यूल बना रखी और उसमें हर केस को फाइल करने का कितना समय है। कई जगह 30 डेज भी है, कई जगह 60 डेज है, किसी पॉइंट पे 90 डेज है, किसी पॉइंट पे 6 मंथ्स है, किसी पॉइंट पे 1 ईयर है, किसी पॉइंट पे 3 ईयर है। हाँ सर, इस एक्ट के लास्ट में एक शेड्यूल बना रखी। नहीं, वो शेड्यूल आपको लर्न नहीं करनी, बस आप इतना याद रख लो, सिर्फ ये जो डेब्ट रिकवरी के केस होते हैं ना, ये जो लोन रिकवरी के या फिर आपने क्रेडिट में गुड सेल की हो, सर डेब्ट रिकवरी के जो केस होते हैं, इनमें डेब्ट रिकवरी के केसेस में 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड होता है। बेटा ध्यान से सुनो, 3 इयर्स के अंदर अंदर सूट फाइल कर सकता है। तो अनिल सुनील के अगेंस्ट में केस फाइल करने के लिए अनिल के पास 3 साल का समय है। अब आप बोलोगे सर 3 इयर्स किस डेट से? हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि सर 3 साल कब से? तो बेटा एक बात बताओ, 30 नवंबर को पेमेंट होना था, नहीं हुआ, तो अब 1 दिसंबर 2021 इस दिन अनिल का राइट एक्रू हो गया। अरे इस दिन अनिल का राइट एक्रू हो गया ना। अब अनिल के पास 3 साल हैं, यानी ये मान लो 1 दिसंबर 2024 तक अनिल कभी भी केस फाइल कर सकता है। हाँ सर, डेब्ट रिकवरी के केस में, लोन रिकवरी के केस में 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड होता है। तो यहां पर अनिल के पास ये राइट है कि अनिल इन 3 साल के अंदर अंदर कभी भी सूट फाइल कर सकता है। अब आप कहोगे मान लो सर अनिल ने 3 इयर्स तक सूट फाइल नहीं किया, यानी सुनील लोन की रीपेमेंट भी नहीं कर रहा और अनिल ने भी केस फाइल नहीं किया, भूल गया या करना नहीं चाहता था। कई बार ऐसे जानकार लोग होते कि अपन सूट फाइल नहीं करना चाहते उनके खिलाफ। 3 साल खत्म हो गई, 2024
1 दिसंबर 2024 भी जा चुका है सर, अब कोई शूट फाइल नहीं हो सकता। बेटा ध्यान से सुनना, ये जो 3 इयर्स है ना, इसी को लिमिटेशन पीरियड बोलते हैं। एक बार बार एक टॉपिक आएगा आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड। ये लिमिटेशन पीरियड 3 इयर्स का होगा डेब्ट रिकवरी के केस में। और जैसे ही लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, बेटा ध्यान से सुनना, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद शूट फाइल नहीं हो सकता। आप कर दो शूट फाइल, कोर्ट रिजेक्ट कर देगा, कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा सर। कोर्ट बोलता है कि आपको जितना समय दिया हुआ था उतने दिन में आइए आप। यदि लिमिटेशन एक्ट नहीं होता, एक बार बेटा खुद सोच के देखिए आप, यदि लिमिटेशन एक्ट नहीं होता तो कोई लोग कब आते? कोई 30 साल बाद, कोई 40 साल बाद, कोई 50 इयर्स के बाद आता। तो कोर्ट बोलता है सर कि हम इतने पुराने पुराने केसेस को फिर सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि समय के साथ साथ एविडेंस भी लैप्स हो जाते हैं। और कोई आप 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स पुरानी बात लेकर के आएंगे कोर्ट के सामने, तो सर ना तो प्रॉपर एविडेंस मिल पाएंगे और कोर्ट सही तरह से न्याय नहीं कर पाएगा। कोर्ट का भी समय खराब होगा और पार्टीज का भी ज्यादा समय खराब होगा और डिसिप्लिन नहीं होगा। फिर आपका जुडिशियल सिस्टम डिसिप्लिन्ड नहीं होगा। इसलिए सर एक लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है, कॉमन नहीं है। डेब्ट रिकवरी में 3 इयर्स है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर में ज्यादा होता है, कहीं 12 इयर्स है, कहीं 20 इयर्स है, 30 इयर्स तक का भी लिमिटेशन पीरियड है प्रॉपर्टी के मामलों में। तो अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग लिमिटेशन पीरियड गिवन है और इस एक्ट में अपन यही स्टडी करेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनो, अब इस एक्ट का हेडिंग आप देखेंगे ना, लिमिटेशन एक्ट 1963। तो लिमिटेशन एक्ट ने एक तो लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि किस नेचर का सूट कितने दिन में फाइल करना है, और यदि लिमिटेशन पीरियड के बाद में कोई सूट फाइल करेगा, बाद में कोई अपील करेगा या एप्लीकेशन लगाएगा, तो फिर कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। चलो एक बात बताओ, आप इसी एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। यहां पर अनिल ने सुनील को लोन दिया था, लोन की अमाउंट जितनी भी है, अमाउंट से अपने को कोई लेना देना नहीं है। 30 नवंबर 2021 को लोन का रीपेमेंट होना था। आप कहेंगे ये सर, लेकिन वो लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ। नहीं हुआ तो 1 दिसंबर 2021 से अनिल के पास राइट एक्रू हुआ और ये 3 साल के अंदर अंदर सूट फाइल कर सकता था। बेटा ध्यान से सुनो, मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, यानी 3 इयर्स खत्म हो गए, लेकिन अनिल ने सूट फाइल नहीं किया, तो अब 3 साल के बाद ये सूट फाइल नहीं कर सकता। हाँ सर, एक चीज याद रखो, 3 साल के बाद, ध्यान से सुनना इस लाइन को, 3 इयर्स के आप बाद में अनिल सूट फाइल नहीं कर सकता, लेकिन अनिल का अमाउंट लेने का राइट अभी भी है। यानी आज भी अनिल अपनी बुक्स में लिखेगा कि मैं सुनील में इतने रुपए मांगता हूं, यानी सुनील का अभी भी राइट तो है कि ये इससे अमाउंट ले सकता है, लेकिन रेमेडी खत्म हो गई। यानी जुडिशियल जो रेमेडी थी ना कि कोर्ट के थ्रू मैं ले सकता हूं, वो जुडिशियल रेमेडी खत्म हो चुकी है, बाकी राइट अभी भी है। मान लो 3 साल के बाद खुद सुनील और इसको आकर के कोई पैसा दे दे कि ये लीजिए अनिल लोन, मेरी अमाउंट मैं रीपे करना चाहता हूं, तो बिल्कुल सर अभी भी ये लोग क्रेडिटर और डेटर रिलेशनशिप में हैं। यानी सर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने से राइट खत्म नहीं होता, सिर्फ रेमेडी खत्म हुई है। यानी लिमिटेशन पीरियड के बाद अनिल केस नहीं कर सकता, लेकिन यदि ये सुनील अपनी मर्जी से लोन का रीपेमेंट करे तो बिल्कुल सर अनिल लोन का पैसा वापस ले सकता है, यदि सुनील देना चाहे तो। अब मान लो 3 साल बाद सुनील ने लोन का पैसा
अनिल को रीपेमेंट कर दिया। ठीक है, जैसे ही रीपेमेंट किया, इस सुनील का कोई दोस्त है जिसका नाम है विनोद, ध्यान देना बेटा, विनोद ने सुनील को कहा कि अरे पागल, तूने उसको लोन रीपेमेंट क्यों किया? क्योंकि तू नहीं भी करता ना तो भी वो केस तो अब कर ही नहीं सकता था, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया। यदि तू लोन का रीपेमेंट नहीं भी करता तो भी वो सूट फाइल नहीं कर सकता था। किस चीज से डर गया तू? तुझे यही डर लगाना कि वो केस कर देगा। अरे केस करने का समय तो खत्म हो चुका था। तो सुनील वापिस आया अनिल के पास कि अरे वो मेरा पैसा वापिस दो, मैंने आपको गलत पेमेंट कर दिया, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद पेमेंट करने का मेरा कोई एसेट ओब्लिगेशन नहीं था। तो लिमिटेशन एक्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप इससे पैसा वापिस रिकवर नहीं कर सकते। लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद अनिल की सिर्फ रेमेडी खत्म हुई थी, ये कोर्ट के थ्रू अमाउंट वापिस नहीं ले सकता, सिर्फ रेमेडी खत्म हुई है, राइट खत्म नहीं हुआ था। अभी भी इसका राइट तो है कि ये पैसे ले सकता है, ठीक है, कोर्ट के थ्रू नहीं ले सकता था क्योंकि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। तो आइए इन्हीं टॉपिक को बेटा एक एक करके पढ़ते हैं और आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान देना, इसको अपन यहां स्टडी करेंगे। ये जो नोट्स हैं ये मैं आपके ग्रुप पर क्लास के बाद में शेयर कर दूंगा ताकि आप घर पर भी इसका रिवीजन कर लें। देखो, जितना क्लास में पढ़ाया जाए उतना आप साथ साथ रिवाइज करना, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, माना कि आपको ये लग रहा है कि आप डेमो क्लास ले रहे हो, बट प्लीज हमारे लिए ये एक बैच स्टार्ट है और हम इसमें अभी से लेकर के लास्ट तक वैसा ही पढ़ाएंगे जैसा हम नॉर्मली पढ़ाते हैं। हमारे किसी भी पढ़ाए हुए स्टूडेंट से आप ये पूछ सकते हैं कि क्या और कैसी क्वालिटी है, वो स्टूडेंट्स आपको अपने आप बता देंगे और बाकी आप खुद भी पढ़ करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। सर थ्योरी सब्जेक्ट है बट फिर भी हम आपको हर टॉपिक एक एग्जाम्पल के साथ ही समझाएंगे। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सर लिमिटेशन एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल है। बेटा लिमिटेशन एक्ट होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर एप्लीकेबल है। हाँ सर, लिमिटेशन एक्ट ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। आपका किसी भी स्टेट में मामला हो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। पहले जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता था, लेकिन अब तो जम्मू एंड कश्मीर पर भी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है। और ये सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स, हाँ बेटा सिर्फ सिविल जो केस होते हैं ना, जैसे प्रॉपर्टी रिकवरी के, मनी रिकवरी के, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया हो, तो जो सिविल केस है, क्रिमिनल नहीं, जैसे चोरी करना हो, मर्डर करना हो, मारपीट करना हो, सर उन केसेस पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। वहां एज सच कोई लिमिटेशन नहीं होता है, यानी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए अपन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पढ़ेंगे। तो इसलिए याद रखना, लिमिटेशन एक्ट सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होगा और लिमिटेशन एक्ट इस मैगजीम पे डिपेंड करता है। ये लैटिन वर्ब हैं, याद करने की कोशिश भी मत करना चाहिए, क्योंकि ना तो इनके प्रोनाउंसिएशन जल्दी से लर्न होने वाले हैं और स्पेलिंग लर्न करने में भी दिक्कत आएगी। आप तो बस ये लर्न कर लो, इसका इंग्लिश में मीनिंग गिवन है। ये लैटिन वर्ब है, ये जनरली याद नहीं हो पाती, तो आप तो ये लर्न कर लो कि द लॉ एड्स द डिलीजेंट, एड्स यानी हेल्प करना, कि कानून उन लोगों की सहायता करता है जो डिलीजेंट हैं। डिलीजेंट यानी जो एक्टिव हैं, जो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हैं। नोट टू द इंडोलेंट यानी नोट टू द नेग्लिजेंट, सर जो लापरवाही करते हैं, सर जिनके पास अधिकार हैं लेकिन उनको वो एक्सरसाइज नहीं करते, बस बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, और जो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाता है बाद में कोर्ट में आते हैं, तो कोर्ट उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। यानी कानून भी उन्हीं की सहायता करता है जो कानून की पालना करते हैं सर, जो डिलीजेंट हैं, जो एक्टिव हैं, जो जागरूक हैं सर। जो सर नेग्लिजेंट पर्सन हैं, जो इंडोलेंट पर्सन हैं, उनकी तो कानून भी सहायता नहीं कर सकता। आगे लिखा है लिमिटेशन एक्ट को जब भी देखो, कंस्ट्रक्ट या इंटरप्रेटेड का मतलब है अंडरस्टैंडिंग करना,
तो लिमिटेशन एक्ट को आपको स्ट्रिक्टली समझना है। स्ट्रिक्टली मतलब कोई भी चीज अज्यूम नहीं करनी। ऐसा नहीं कि सर मान लो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, 2 दिन बाद में केस फाइल करें, तो सर 1-2 दिन की बात तो है। सर कोर्ट 1 दिन भी यदि आप डिले केस फाइल करते हो तो एंटरटेन नहीं करेगा। यानी लिमिटेशन एक्ट को स्ट्रिक्टली कोर्ट को भी फॉलो करना होता है। ये एक एग्जॉस्टिव लॉ है, यानी लिमिटेशन पीरियड से संबंधित ये सिंगल लॉ है। सिविल मुकदमा कैसा भी हो, सिविल कैसा भी पॉइंट हो, ओनली लिमिटेशन एक्ट ही अप्लाई होगा, कोई दूसरा लॉ अप्लाई नहीं होगा। यानी ये अपने सब्जेक्ट पर एक कंप्लीट लॉ है और ये प्रोसीजरल लॉ है। सर इसने प्रोसीजर बताया है आपको कि आपको सूट कब फाइल करना है, कितने टाइम में फाइल करना है, सूट क्यों फाइल करना है वो नहीं, आपको कैसे और कब करना है। यानी प्रोसीजर जो है उसको ये रेगुलेट करता है। तो ये एक प्रोसीजरल लॉ है। तो ये तो बेसिक फीचर्स थी, इनसे क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन कैसा बनेगा ये आपकी स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है। बेटा ये क्वेश्चन 2019 जून में आया था 3 मार्क्स में, 3 या 4 मार्क्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हेडिंग ध्यान से पढ़ लो, जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन की हेडिंग समझ ली आंसर लिख देगा, और मैं पढ़ा चुका हूं आपको ये। चलो देखते हैं समझ में आता है क्या आपको। लिमिटेशन एक्ट 1963 बार्स। आप बोलोगे सर बार्स का मतलब, देखो बार करना रोकना यानी प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट्स, यानी लिमिटेशन एक्ट प्रोहिबिट्स रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट्स। अभी अभी बताया था ना कि यदि सुनील 3 साल के बाद लोन का रीपेमेंट करे, यानी जो भी ड्यू डेट थी उस दिन सुनील ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तो अनिल केस कर सकता था ना, और अनिल ने केस नहीं किया, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, लेकिन अनिल ने केस फाइल नहीं किया और लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है बेटा। तो ध्यान से सुनो, आपको बताया था मैंने कि जब लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाए उसके बाद में यदि डेटर बोरोवर खुद आकर के पैसा वापस दे दे तो जिसने लोन दिया था वो रिकवर कर सकता है। यानी लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से सिर्फ रेमेडी खत्म हुई है, राइट खत्म नहीं हुआ। ये वही लाइन तो है कि लिमिटेशन एक्ट प्रोहिबिट्स रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट्स, कि लिमिटेशन एक्ट सिर्फ रेमेडी को खत्म करता है लेकिन राइट लिमिटेशन पीरियड के बाद भी जिंदा रहता है। एक बार ये क्वेश्चन ऐसे आया था, सेम यही क्वेश्चन देख लो आप एज इट इज। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है 2019 जून में भी। आप बोलोगे सर इसका आंसर बताओ, तो समझ तो आप गए हो। हाँ, लैंग्वेज आप कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा ये वाली ही लैंग्वेज लिखें। देखो बेटा ये जो इंग्लिश है ना ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगी क्योंकि ये वर्ड्स आप पहली बार पढ़ रहे हो, लिमिटेशन, बार्स, रेमेडी, ठीक है। तो 1-2 बार जब इस चैप्टर को आप रिवाइज करेंगे, एक बार मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से आप सुन लेंगे, एक बार आप अभी फिर आप रिवाइज करेंगे, और फिर जब आपका टेस्ट होगा तब फिर दोबारा इसका रिवीजन करेंगे तो ये लैंग्वेज जहन में आ जाएगी। लिख करके याद करना, लिख करके याद करना। एक रूल आप हमेशा सेट कर लो, जिस भी सब्जेक्ट को आप लिख करके लर्न करेंगे उस सब्जेक्ट में हमेशा अच्छा स्कोर करेंगे। एक तो लैंग्वेज लर्न होगी, आपकी राइटिंग प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी, और साथ में लिखने की स्पीड बनी रहेगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, बहुत स्लो लिखते हैं, बट लिखने की प्रैक्टिस ही उनको इंप्रूव कर सकती है। तो आइए इस आंसर को पढ़ते हैं कि बिल्कुल द लॉ ऑफ लिमिटेशन मेरली, मेरली का मतलब होता है बेटा ओनली, कि द लॉ ऑफ लिमिटेशन ओनली बार्स द रेमेडी, कि लॉ ऑफ लिमिटेशन सिर्फ रेमेडी को प्रोहिबिट करता है। इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द सब्सटेंटिव राइट्स अक्रूड इन फेवर ऑफ ए पार्टी। जो राइट्स, जो मुख्य आपके अधिकार हैं, जो लोन दिया हुआ आपने उसको जो रिकवर करने का आपका राइट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, लिमिटेशन पीरियड के बाद भी वो राइट जिंदा है। द जुडिशियल रेमेडी जो अवेलेबल थी ना आपको कि कोर्ट के थ्रू आप अपना राइट अनफोर्स करवा सकते थे,
फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट, वो बार्ड हो जाएगी यदि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया तो। लेकिन जो आपका मुख्य राइट्स है वो अभी भी सर्वाइव करता है, कंटिन्यू रहता है, और आप अदर किसी रास्ते से आपको पैसे मिले तो आप रिकवर कर सकते हो। इसलिए ध्यान रखना, इसमें बताया था कि इफ ए डेटर, यानी अपने एग्जाम्पल में सुनील, पेज टू हिज क्रेडिटर टाइम बार्ड डेब्ट, यदि डेटर ने लिमिटेशन पीरियड के बाद में यदि डेब्ट का पेमेंट किया है तो ही कैन नॉट क्लेम इट बैक, तो फिर वो वापिस नहीं मांग सकता इस ग्राउंड पर कि क्रेडिटर वो अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता था सूट फाइल करके, उसने तो गलती से पेमेंट कर दिया, वो पैसा उसको वापस दो, इस ग्राउंड पर वो पैसा वापस नहीं मांग सकता, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, मान लिया तो आप पैसा नहीं देते ना। यदि डेटर ने पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर वापिस रीपे करने के लिए बाउंड नहीं है। और आगे लिखा इसमें, एक बेटा केस हुआ था बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि लिमिटेशन एक्ट सिर्फ रेमेडी को रोकता है, यदि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया तो ओनली रेमेडी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो राइट है वो अभी भी जिंदा रहेगा, उसको आप जुडिशियल प्रोसेस से एनफोर्स नहीं कर सकते। लेकिन यदि अदरवाइज आपको कोई पेमेंट कर रहा है, यदि लिमिटेशन पीरियड के बाद में भी कोई अदर रास्ते से आपको पेमेंट मिल सकती है तो वो आप पेमेंट ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये क्वेश्चन लगभग 2 या 3 बार एग्जाम में आ चुका है, और ये लैंग्वेज आप लर्न करोगे, ये लैंग्वेज आप जितनी ज्यादा लर्न करोगे बेटा उतने ज्यादा मार्क्स मिलने की आपको उम्मीद रहेगी। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 में आपको सिर्फ इतना सा बताया है कि कोई भी सिविल सूट कितने टाइम में फाइल हो, और उतने टाइम में यदि आपने सिविल सूट फाइल नहीं किया तो फिर उसके बाद जो आपका रेमेडी थी वो सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन राइट जिंदा रहेगा। उसके बाद में भी यदि अदर किसी सोर्स से आप उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बिल्कुल उसके लिए लिमिटेशन एक्ट मना नहीं करेगा।